एक बार सोचिए, अगर आपके घर में चोर घुस जाए जो आपको मारने की कोशिश करे और आपके घर में एक लोहे का कमरा हो, आप उसके अंदर खुद को लॉक कर लो और चोर बाहर से हिलने का नाम ना ले और अंदर आपको खाना या फोन ना मिले, तो इस हालत में आप क्या करोगे? हमारी आज की कहानी कुछ इसी टाइप का है। तो मूवी शुरू होती है और हम मेग नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपनी हस्बैंड से अलग हो चुकी है और अपनी 11 साल की बेटी सैरा के साथ अलग रहने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में घर देख रही थी। आज उसने कई सारे घर देखे थे पर उसे एक भी पसंद नहीं आते, इसलिए ब्रोकर एक अमीर आदमी का शानदार बंगला दिखाता है उसे। क्योंकि वो आदमी मर चुका था इसलिए उसके फैमिली ये घर बेच रहे थे और वो भी कम दाम में। मेग और शैरा को ये घर और उसका सामान सब कुछ काफी पसंद आता है, इसलिए वो ये घर लेने का फैसला करते हैं। पर जैसे ही ब्रोकर उन्हें थर्ड फ्लोर पर ले गया, मेग एक रूम को देखकर काफी परेशान हो गई। असल में ये रूम बाकी सबसे काफी अलग था, बंकर टाइप का था, मानो इसे किसी चीज को छुपाने के लिए बनाया गया हो। मेग के पूछने पर ब्रोकर बताता है कि इस घर का मालिक एक बिलियनर था, उसके पास बहुत पैसे थे जिसे छुपाने के लिए उसने ये पैनिक रूम बनाया था और अगर जरूरत पड़े तो वो खुद भी यहाँ छुप सके, इसलिए रूम को उसी तरह से बनाया था। ये लोग रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पूरे घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उन सब का रिकॉर्ड यहाँ चलती है, इसलिए यहाँ बहुत सारे टीवी है। मेन दीवार के अंदर और भी एक दीवार था जो स्टील से बनाई गई थी। यहाँ अंदर घुसने का बस एक ही गेट है जिस पर ऐसी रॉड्स लगाए गए थे जिन पर बिजली दौड़ती है, ताकि कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो बिजली लगने से उसकी मौत हो जाए। अंदर एक फोन भी था जिसे एक बार ऑन किया जाए तो वो कभी बंद नहीं होगा, पर इसके लिए उस फोन के कंपनी को पहले कॉल करके फोन को एक्टिवेट करना होगा। मेग को ये रूम अजीब लगता है लेकिन घर काफी आलीशान था, इसलिए वो इस घर को खरीद लेती है। उसे 15 दिन तक यहाँ शिफ्ट होना था लेकिन मेग अपनी बेटी के साथ 3 दिन में ही यहाँ शिफ्ट हो जाती है और आराम से हैप्पीली रहने लगती है। कुछ दिन बाद जब दोनों माँ बेटी सो रहे थे तो उनके घर के बाहर हम 3 लोगों को झांकते हुए देखते हैं जो यहाँ चोरी करने आए थे। इन तीनों का नाम है बर्न, जो इस घर के सिक्योरिटी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसी ने घर का वो पैनिक रूम बनाया था। सेकंड है जूनियर, जो घर के प्रीवियस ओनर का पोता है, उसने अपने ग्रैंडफादर की सेवा की थी मरते दम तक और मरते टाइम उन्होंने उसे बताया था कि घर में करीब 30 करोड़ रुपए है, इसलिए उसने लूटने का प्लान किया था। और तीसरा है राहुल, जो संकी टाइप का था और जूनियर ने उसे हायर किया था। इसके बाद इनमें से एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजे सारे अंदर से बंद थे, तो वो 4th फ्लोर पर चढ़कर वहां से घर में घुसता है और अपने साथियों को अंदर लेता है। पर घर में रखे सामान से पता चलता है कि जो लोग वहां 15 दिन में आने वाले थे वो अभी आ गए हैं। बर्न एक अच्छा आदमी था, जूनियर ने उसे बताया था कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए वो चोरी करने को राजी हुआ था। पर घर में लोगों को देख के वो पीछे हट जाता है क्योंकि किसी को मारकर वो चोरी नहीं करना चाहता। पर फिर जूनियर उसे पैसों की लालच देता है तो वो मान जाता है और तीनों अपना प्लान कंटिन्यू करते हैं। अब आधी रात को मेग वॉशरूम जाने के लिए उठती है और वापस सोने जाती है तो उसे पैनिक रूम से रोशनी नजर आती है। वो लाइट बंद करने जाती है और उसकी नजर टीवी पर पड़ती है तो वो देखती है कि कुछ चोर घर में घुस आए हैं। वो काफी घबरा जाती है और जल्दी से अपनी बेटी को जगाकर उसे सब कुछ बताती है। फिर दोनों घर से भागने के लिए लिफ्ट में आ जाते हैं लेकिन जूनियर उन्हें देख लेता है और तीनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। सहरा बताती है कि हमें उस पैनिक रूम के अंदर चले जाना चाहिए, वहां हम सेफ रहेंगे। मेग इस पर मान जाती है और दोनों किसी तरह चोरों से बचते हुए पैनिक रूम के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं। जूनियर को इस बात पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें पैनिक रूम के अंदर ही जाना था, पैसे वहीं पर रखे थे, लेकिन वो दरवाजा बिना अंदर से खोले कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इधर मैं काफी डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आता कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। वो अपनी फोन भी बेडरूम पर छोड़ आई थी, इसलिए पैनिक रूम का फोन ट्राई करती है मगर वो भी बंद था क्योंकि उसने कंपनी को कॉल करके अभी तक उसे एक्टिवेट नहीं किया था।
वहाँ पर एक माइक्रोफोन था जिसके थ्रू मेघ पूरे घर के स्पीकर में बोल सकती है। वो उन्हें झूठ बोलती है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस यहाँ आती ही होगी। लेकिन बर्न उसी सिक्योरिटी कंपनी का एम्प्लॉय था जहाँ कॉल करके फोन को एक्टिवेट करना था, इसलिए उसे फोन का अच्छे से पता था। वो कैमरा में लिख के बताते हैं कि पैनिक रूम के बारे में तुमसे ज्यादा तो हम जानते हैं, फोन ऑन ही नहीं है। ये देख के मेघ काफी हैरान थी और उन्हें बताती है कि तुम्हें जो चाहिए घर से लेकर चले जाओ, जिस पर जूनियर लिख के बताता है कि हमें जो चाहिए वो तो पैनिक रूम के अंदर है, हम तुम्हें जाने देंगे, बस हमें कमरे के अंदर आने दो। पर मेघ बाहर आने से मना करते हुए कहती है कि मुझे चोरों पर भरोसा नहीं है, तुम चाहे जितना टाइम बाहर खड़े रहो, हम दोनों यहाँ से नहीं निकलने वाले। अब यहाँ अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जूनियर नीचे की फ्लोर से पैनिक रूम को नीचे से तोड़ने लगता है। तो बर्न उसे कहता है कि यह बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर इतना इजीली ये रूम टूट गया तो लोग इसे बनाते ही क्यों। और उसकी बात सच निकलती है। फ्लोर तोड़ने के बाद उन्हें अंदर एक स्टील का वॉल मिलता है। जूनियर उसे भी तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं टूटता। इधर इन दोनों को भी तोड़ने की आवाज आती है तो मेघ काफी घबरा जाती है। सायरा उसे समझाती है कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हम इस रूम के अंदर है हम सेफ रहेंगे। फिर जूनियर को एक आइडिया आता है और वो वेंटिलेशन पाइप के थ्रू जहरीली गैस अंदर छोड़ देते हैं, जिससे दम घुटने के कारण दोनों बाहर आ जाएंगे। धीरे धीरे रूम के अंदर गैस फैलना शुरू हो जाती है। सायरा को अंदर 2 बैग्स मिलते हैं जिसके अंदर जरूरत का सामान था। उन्हें 2 फायर जैकेट्स भी मिलते हैं, दोनों उसे पहन लेते हैं और मेघ लाइटर से उस पाइप के अंदर आग लगा देती है, जिससे पाइप के बाहर धमाका होता है और जूनियर का हाथ फेस जल जाता है, जिससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पैसे मिले या ना मिले, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सायरा को रूम के अंदर एक बड़ा सा पाइप दिखता है जिसके होल से सामने का घर नजर आता है। वो बैग में से एक टॉर्च निकालकर उस पाइप के जरिए सामने के घर पर लाइट मारती है, इस उम्मीद में कि कोई लाइट देख ले और उन्हें मदद मिल जाए। ऐसा होता भी है, उस घर का मालिक लाइट को देख लेता है और वो दोनों उसके तरफ मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर वो आदमी उन्हें सुन नहीं पाता। उसे लाइट नॉर्मल लगता है और इग्नोर करते हुए सो जाता है। दोनों बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर वो चोर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मेघ कैमरा पर देखती है कि तीनों चोर अभी नीचे हैं, इसलिए वो पैनिक रूम का दरवाजा खोलकर सायरा को वही रुकने को कहती है और खुद बेडरूम में से मोबाइल लेने जाती है। लेकिन चोरों को पता लग जाता है कि पैनिक रूम का दरवाजा खुल चुका है। वो लोग जल्दी ऊपर की तरफ आने लगते हैं, पर मेघ जल्दी मोबाइल लेकर टाइम रहते पैनिक रूम के अंदर वापस आ जाती है और दोबारा उसे लॉक कर लेती है। तीनों चोर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो बाहर से क्या लेकर गई होगी, पर फिर जब उन्हें बाहर चार्जर पड़ा मिलता है तो वो समझ जाते हैं कि मेघ के हाथ फोन लग चुका है, लेकिन अंदर नेटवर्क नहीं आता, इसलिए मेघ किसी को कॉल नहीं कर पाती। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भले ही पैनिक रूम का फोन एक्टिवेट ना हो, पर घर के बाकी सारे फोन ऑन है, इसलिए अगर उसे मेन लाइन का तार मिल जाए तो उसे पैनिक रूम के फोन के साथ कनेक्ट करके ऑन कर सकती है। और ढूंढने पर उसे दीवार पर मेन लाइन का तार मिल भी जाता है, जिसे कनेक्ट करने के बाद वो फोन ऑन हो जाता है और मेघ अपनी एक्स हस्बैंड को कॉल करके जल्दी पुलिस लेकर वहां आने को कहती है। इधर बर्न को पता लग गया था कि उसने फोन ऑन कर लिया है, इसलिए वो जल्दी लाइन कट कर देता है। इधर जलने की वजह से जूनियर की हालत खराब होने लगता है, तो वो हार मानकर वहां से जाने का फैसला करता है। लेकिन जाने से पहले वो उन्हें कह देता है कि यहाँ बहुत सारे पैसे हैं, जो सुनते ही राहुल जूनियर को शूट करके मार देता है, ताकि बाहर जाकर वो फिर से किसी को ये बात ना बता दे। ये देखकर मेघ और उसकी बेटी बहुत डर जाते हैं। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। चोर दरवाजा खोलता है तो वह मेघ की हस्बैंड स्टीफन था, जो जल्दबाजी में पुलिस को लिए बिना अकेला ही आ गया था।
चोरों को नहीं पता था कि वो कौन है। वो उसे गन पॉइंट पर अंदर लाकर बहुत पीटते हैं और आईडी चेक करने पर उन्हें पता चल जाता है कि वो मैग की हस्बैंड है। इसलिए वो उसे चारा बनाते हैं और बंदूक दिखाकर कहते हैं कि तुम हमें किसी तरह उस रूम के अंदर ले चलो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। जिस पर स्टीफन कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे अंदर ले जाऊं। तभी राहुल को एक आइडिया आता है। वो स्टीफन का आईडी कैमरा के थ्रू दोनों माँ बेटी को दिखाता है और कैमरा के सामने ही स्टीफन को बहुत पीटने लग जाते हैं, ताकि ये देख के दोनों बाहर आ जाए। दोनों माँ बेटी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगते हैं। तभी मेग के लिए एक दूसरी मुसीबत आ गई। उसकी बेटी को दौरा पड़ने लगा, क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिसकी दवा ना मिले तो वो मर सकती है। मेग को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि सारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कैमरा में देखती है कि राहुल और बर्न आपस में लड़ रहे थे और इस टाइम नीचे है। मौका देख के मेग जल्दी रूम का लॉक खोलती है और अपने बेडरूम में दवाई लेने भागती है, जहां वो अपने हस्बैंड को बेड पर बेहोश पड़ा देखती है। वो जल्दी दवा उठा लेती है और तभी उसके हस्बैंड के कपड़ों में राहुल बेड में से उठता है, क्योंकि ये उनकी चाल थी। उसने स्टीफन के साथ कपड़े अदला बदली कर लिया था मेग को फंसाने के लिए। मेग उसे धक्का देकर जल्दी लॉकर रूम के तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके सामने बर्न आ जाता है और पीछे से राहुल उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। फिर दोनों चोर लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं। मेग बाहर ही रह गई और बाहर पड़ा राहुल का गन उठा लेती है। अब वो शूट ना कर दे, इस डर से बर्न रूम का दरवाजा अंदर से लॉक करने लगा, लेकिन इससे पहले मेग अपनी बेटी की दवा अंदर फेंक देती है। तभी राहुल का हाथ गेट में फंस जाता है। बाहर मेग गन लेकर खड़ी थी, इसलिए बर्न को दरवाजा खोलने में डर लगता है। मेग उनकी बातें सुन लेती है और मौका पाकर उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर उससे पहले तुम मेरी बेटी को वो दवा दे दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाहर तो तुमने आना ही है, तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर बर्न कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को दवा दे दूंगा, पर पहले तुम नीचे जाओ। मेग के नीचे जाते ही बर्न दरवाजा खोल देता है ताकि राहुल का हाथ छूट सके। फिर बर्न सैरा को दवाई देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसी मेरी भी एक बेटी है। मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे धमकाया गया था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी बेटी को मार देंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। यहाँ और कोई नहीं बल्कि पुलिस थी, जिसे आने से पहले मेग की हस्बैंड ने कॉल कर दी थी। मेग दरवाजा खोलती है और पुलिस को झूठ बोलती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, आप चले जाओ। जिस पर पुलिस कहती है कि अगर आप किसी मजबूरी में ये सब बोल रहे हो तो हमें कोई इशारा कर दो, हम समझ जाएंगे। लेकिन मेग कहती है कि नहीं, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि पुलिस के अंदर आने से सैरा की जान खतरे में आ सकती है, इसलिए पुलिस वहां से चली जाती है। इधर लॉकर रूम के अंदर बर्न उस तिजोरी को खोल देता है, जिसके अंदर पैसे के जगह कुछ पेपर्स थे, जो 30 मिलियन नहीं बल्कि 22 मिलियन डॉलर्स का था। बर्न और राहुल उन पेपर्स को लेकर वहां से जा रहे थे कि तभी उनका सामना मेग की हस्बैंड स्टीफन से होता है, जो होश में आ गया था और उसके हाथ में गन था। स्टीफन बर्न को गन पॉइंट पर लेता है और इधर राहुल ने सैरा को पकड़ा होता है। स्टीफन उसे सैरा को छोड़ने को कहता है। तभी पीछे से मेग राहुल के सिर पर मारकर उसे गिरा देती है और बर्न मौका पाते ही वहां से बाहर भाग जाता है। इतने में राहुल होश में आ जाता है और फिर से उनकी ओर आने लगता है। ये देखकर स्टीफन उस पर गोलियां चलाने लग जाता है। बर्न गोलियों की आवाज सुनकर बच्ची के लिए चिंता करता है और उसे बचाने के लिए दोबारा अंदर जाता है और देखता है कि सैरा राहुल के निशाने पर है। राहुल के हमला करने से पहले ही बर्न राहुल को शूट करके मार देता है और सैरा को बचा लेता है। फिर बर्न उन सबको बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। दरवाजे बंद होने के कारण वो दीवार कूदकर वहां से निकलता है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। बर्न के पास जो 22 मिलियन डॉलर के डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें वो हवा में फेंक देता है, जिससे डॉक्यूमेंट्स चारों तरफ फैल जाते हैं।
बर्न एक अच्छा इंसान था पर उसकी लालच के कारण आज वो मुसीबत में पड़ गया और पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके कुछ दिन बाद हम दोनों माँ बेटी को एक दूसरे के साथ आराम से बातें करते हुए देखते हैं और साथ ही एक न्यू घर खोजते हुए देखते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।